और फिर उसने अजीब तरह से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? यह डेमन जनरल कैसे चाह सकता है कि तुम स्लॉटर ब्लड क्षेत्र में मरो? इस डेमन जनरल की आत्मा तुमने सील की हुई है। अगर तुम मर गए तो इस डेमन जनरल की सील कौन खोलेगा? तो जो सबसे कम चाहता है कि तुम मरो, वह यह डेमन जनरल है। तुमने गलत समझा है। मैंने गलत समझा। यश मुस्कुराया, फिर उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं। उसने एक हल्की सी खर्राट भरी और उसके विचार अचानक बदल गए। आह, आह, आह। 5 एलिमेंट्स की रंग बिरंगी चेन, जो 5 एलिमेंट्स इंटेंट से बदल गई थीं और ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल की सोल को सील कर दिया था, अचानक जोर से कस गईं। ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल की सोल से चटकने की आवाजें आईं, जैसे वह टूटने और चूर चूर होने वाली हो। जैसे ही उसकी सोल को इतनी तकलीफ हुई, ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल तुरंत दर्द से चीखा और जमीन पर लौटने लगा। जब यही तकलीफ सोल को दी गई, तो उससे दर्जनों गुना या यहाँ तक कि कई गुना ज्यादा दर्द हुआ, जितना फिजिकल बॉडी को दिया गया था। इसलिए ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल जैसा बड़ा डेविल हेड भी इतना दर्द नहीं सह सका। ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल, यश को सिर्फ इसलिए बेवकूफ मत समझो क्योंकि यश छोटा है। अगर तुम नहीं चाहते थे कि मैं मरूं, तो तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि स्लॉटर ब्लड पूल में बहुत तेज ब्लड पॉइजन है जो फिजिकल बॉडी को खराब कर सकता है? अगर तुम नहीं चाहते थे कि मैं मरूं, तो तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि स्लॉटर ब्लड क्षेत्र में साधना करने से मेरा दिमाग किलिंग इंटेंट से खराब हो जाएगा, जिससे इंसान डेमोनिक पाथ स्टेट में चला जाएगा और आखिर में थकावट से मर जाएगा। अगर यश की अच्छी किस्मत न होती, तो यश की आत्मा शायद उस स्लॉटर ब्लड क्षेत्र में खत्म हो जाती। यह सब देखते हुए तुम में अब भी यश से यह कहने की हिम्मत है कि तुम नहीं चाहते कि मैं मरूं। यश ने हर शब्द को ठंडेपन से चिल्लाया, और हर शब्द के साथ ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल की आत्मा को सील करने वाली रंग-बिरंगी जंजीरें थोड़ी और कसती गईं, जिससे उसका दर्द दोगुना हो गया। बहुत ज्यादा दर्द से परेशान ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल का चेहरा राख जैसा हो गया था, होंठ नीले पड़ गए थे और पसीने से भीगा चेहरा डर से भर गया था। इस समय उसे 18 आयरन ब्लड डेमन जनरलों में से एक होने के घमंड और इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। उसने रहम की भीख मांगी, मुझे पता है कि मैं गलत था। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं अपने किए का बदला लेने के लिए तुम्हारा नौकर बनने को तैयार हूँ। चूंकि तुम मेरे नौकर बनने को तैयार हो, तो मैं इस बार तुम्हारी गलती माफ कर दूंगा। हालांकि यह सिर्फ इस बार है। बेहतर होगा कि तुम अब से ईमानदार और बात मानने वाले बनो, नहीं तो एक ही सोच से मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। यश के पतले होंठ थोड़े सिकुड़ गए, एक ठंडा बेरहम चाप बनाते हुए। मेरी हिम्मत नहीं होगी। तुम्हारे सबॉर्डिनेट की हिम्मत नहीं होगी। तुम्हारा सबॉर्डिनेट अब से पूरे दिल से मास्टर की सेवा करेगा। भले ही आयरन ब्लड सेक्ट मास्टर दुनिया में दोबारा जन्म ले, तुम्हारा सबॉर्डिनेट कभी मास्टर को धोखा नहीं देगा और कभी दूसरा ख्याल नहीं आएगा। ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल ने जल्दी से अपनी वफादारी का वादा किया। यश को ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल के झूठ पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह उसे मारने के लिए भी तैयार नहीं था। आखिर यह आदमी कभी एक जबरदस्त एक्सपर्ट था जो नानवू रीजन पर राज कर सकता था। अगर उसने उसकी चोटों से उबरने में उसकी मदद की, तो वह निश्चित रूप से उसके लिए एक बड़ी चीज बन जाएगा। खैर, 5 एलिमेंट्स स्मॉल वर्ल्ड ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल की सोल को कंट्रोल कर रहा था। जब तक वह सावधान था, उसे ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल के बागी होने का डर नहीं था। यश ने बेरुखी से कहा, आयरन ब्लड बैटल फ्लैग और स्लॉटर ब्लड पूल को हटा दो। हाँ? ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल ने सिर हिलाया, फिर एक हैंड सील बनाई। तुरंत शून्य क्षेत्र में फैला खूनी एरिया गायब हो गया।
फिर आयरन ब्लड बैटल फ्लैग और स्लॉटर ब्लड पूल ने शून्य क्षेत्र में रोशनी की दो लाल धारियां खींची। उनका वॉल्यूम 10 गुना से ज्यादा छोटा हो गया, हथेली के साइज का हो गया और उसके हाथों में आ गया। कितनी अफसोस की बात है। स्लॉटर ब्लड क्षेत्र बहुत खतरनाक है, नहीं तो मैं अभी और दूसरों को किलिंग इंटेंट को बढ़ाने और गाढ़ा करने के लिए स्लॉटर ब्लड क्षेत्र में जाने देता। असल में यश ने प्लान किया था कि अवनी और दूसरों को किलिंग इंटेंट को गाढ़ा करने के लिए स्लॉटर ब्लड क्षेत्र में जाने देगा। जब जब वह अपना किलिंग इंटेंट गाढ़ा कर लेगा, वह मतलबी इंसान नहीं था। जब फायदा होगा तो वह जरूर अपने भाइयों और दोस्तों के बारे में सोचेगा। लेकिन जब यश ने खुद स्लॉटर ब्लड क्षेत्र का अनुभव किया तो उसने यह सोच बदल दी। सबसे पहले स्लॉटर ब्लड पूल में बहुत तेज खून का जहर था जो फिजिकल बॉडी को खराब कर सकता था। दूसरा, स्लॉटर ब्लड क्षेत्र में लड़ाई के बाद पैदा होने वाला बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट किसी के दिमाग को खत्म कर देता था, जिससे वे डेमोनिक पाथ स्टेट में चले जाते थे और आखिर में थकान से मर जाते थे। स्लॉटर ब्लड पूल और स्लॉटर ब्लड क्षेत्र दोनों ही बहुत खतरनाक जगहें थीं, खासकर स्लॉटर ब्लड क्षेत्र जहां खतरा स्लॉटर ब्लड पूल से कई गुना ज्यादा था। यश खुद वहां लगभग मर ही गया था। अब भी सुरक्षित बाहर निकलने के बाद जब उसे अपनी डेमोनिक पोजीशन की हालत याद आई तो उसे पसीना आ गया। अगर उसने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा होता जिससे उसे सबसे जरूरी पल में अपनी क्लैरिटी वापस पाने में मदद मिली, तो शायद अब तक वह स्लॉटर ब्लड क्षेत्र में मर चुका होता। यश खुद भी वहां लगभग मर ही गया था। अगर अवनी और दूसरे लोग अंदर जाते तो उन्हें पक्का मौत का सामना करना पड़ता। वह उन्हें ट्रेनिंग के लिए स्लॉटर ब्लड क्षेत्र में जाने देने की हिम्मत कैसे कर सकता था। ज्यादा चांस था कि वे अपनी ताकत नहीं बढ़ाएंगे बल्कि अपनी जान गंवा देंगे। हालांकि ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल को इन दोनों खतरों को कम करने के तरीके जरूर पता थे, लेकिन एलिविएशन सिर्फ एलिविएशन था, एलिविएशन पूरी तरह से न्यूट्रलाइजेशन नहीं। खतरा अभी भी था और मॉर्टेलिटी रेट शायद काफी ज्यादा था। अगर कामयाब होना आसान होता तो आयरन ब्लड सेक्ट में हर कोई किलिंग इंटेंट में मास्टर हो जाता। यश ने खुद अनुभव किया था कि किलिंग इंटेंट कितना पावरफुल होता है। किलिंग इंटेंट में सिर्फ 10% मास्टरी भी किसी की ताकत को दोगुना कर सकती थी। अगर आयरन ब्लड सेक्ट में हर कोई किलिंग इंटेंट में मास्टर हो जाता तो उस समय 4 ग्रेट सेक्ट्स की मिलीजुली सेना भी आयरन ब्लड सेक्ट को हरा नहीं पाती। इन बातों को एक तरफ रखकर यश ने ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल की तरफ देखा और कहा, ओह ठीक है। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि जब तुम आयरन ब्लड सेक्ट से भागे थे तो तुम बहुत सारे खजाने ले गए थे? वे खजाने कहाँ हैं? मुझे मत बताना कि वे चले गए हैं। वे यहाँ हैं और उनमें से बहुत सारे हैं, ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल ने जल्दी से कहा। फिर अपनी उंगली पर खून जैसी लाल स्टोरेज रिंग निकाली और उसे हल्के से हिलाया। तुरंत यश के सामने खजानों की कभी न खत्म होने वाली चमक फैल गई। सच में बहुत सारे खजाने हैं। मैं उनका इस्तेमाल क्रिएशन डिवाइन बॉडी को कल्टिवेट करने के लिए कर सकता हूं। यश ने उन पर नजर डाली। इनमें से ज्यादातर खजाने स्पिरिट पिल्स, हेवन एंड अर्थ ट्रेजर्स, मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल्स का एक छोटा सा हिस्सा और कुछ अजीब अनोखे खजाने थे। यश को स्पिरिट पिल्स और हेवन एंड अर्थ ट्रेजर्स काम के लगे और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें ले लिया। जहां तक मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल्स की बात है, वे सभी डेमोनिक पाथ मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल्स थे जो एक बेरहम और जहरीले रास्ते पर चलते थे। वह जेड गेट जैसे नेक पंथ का शिष्य था और डेमोनिक पाथ सीक्रेट मैनुअल्स को अपनाने से बुराई होती, इसलिए उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह है। अचानक यश ने अजीब खजानों के ढेर के बीच 1 फुट से ज्यादा ऊंचे 5 पत्थर देखे और वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। 5 एलिमेंट्स स्पिरिट स्टोन।
5 एलिमेंट्स स्पिरिट स्टोन्स। तुम्हारे पास सच में एक ऐसा ट्रेजर आर्टिफैक्ट है और तुमने तो सभी 5 तरह के गुण भी इकट्ठा कर लिए। यश ने जो 5 पत्थर देखे वे लगभग 1 फुट ऊंचे थे, अलग अलग दिखने रंग के थे और उनसे अलग अलग ऑरा निकलता था। कुछ सुनहरे थे जिनसे तेज ऑरा निकलता था, कुछ गहरे लाल थे जिनसे तेज ऑरा निकलता था, कुछ नीले थे जिनसे तेज ऑरा निकलता था, कुछ नीले थे जिनसे लहर जैसी ऑरा निकलती थी और कुछ मिट्टी जैसे पीले थे जिनसे भारी ऑरा निकलता था। हालांकि ये 5 पत्थर दिखने रंग और ऑरा में अलग थे, लेकिन उनका एक ही नाम था, 5 एलिमेंट्स स्पिरिट स्टोन्स। 5 एलिमेंट्स स्पिरिट स्टोन्स एक बहुत ही खास ओर है जिसमें कुदरती तौर पर बहुत शुद्ध और भरपूर 5 एलिमेंट्स पावर होती है। अगर ट्रेजर आर्टिफैक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वे 5 एलिमेंट्स क्यूई और 5 एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट की पावर को काफी बढ़ा सकते हैं। मेरे पास 5 एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इन 5 एलिमेंट्स स्पिरिट स्टोन्स को मिलाकर एक सेबर टाइप ट्रेजर आर्टिफैक्ट बनाऊं जिसमें 5 एलिमेंट्स एट्रीब्यूट हो, तो 5 एलिमेंट्स ट्रेजर सेबर का इस्तेमाल करके 5 एलिमेंट्स ब्लेड कैनन को एक्टिवेट करने से बेशक बहुत डरावनी पावर निकलेगी। इन 5 एलिमेंट्स स्पिरिट स्टोन्स को देखकर यश की आंखों में जोश भर आया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इन 5 एलिमेंट्स स्पिरिट स्टोन्स को मान लिया। बदकिस्मती से वह खुद ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स नहीं बना सका, इसलिए उसे बाद में ही एक ग्रेट मास्टर को ढूंढने का मौका मिला जो उस 5 एलिमेंट्स ट्रेजर सेबर को बनाने में उसकी मदद करने के लिए ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स बना सके। इसी सोच के साथ यश ने ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल के ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स को ढूंढना शुरू कर दिया। यह क्या चीज है? जल्द ही ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल द्वारा निकाले गए अजीब ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स के ढेर से यश ने दर्जनों बैंगनी काले गोले निकाले जिनसे एक तेज हिंसक आभा निकल रही थी। उसने उत्सुकता से बाद वाले को देखा और पूछा। ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल ने कहा, इन्हें पर्पल क्लाउड ब्लैक लाइटनिंग कहते हैं। ये एक बार इस्तेमाल होने वाला ट्रेजर आर्टिफैक्ट है। क्यूई से एक्टिवेट होने के बाद इन्हें फेंकने से एक जोरदार धमाका हो सकता है। एक अकेले में भी बहुत ताकत होती है जो मूल सागर क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट को बुरी तरह घायल कर सकता है। अगर दर्जनों को एक साथ एक्टिवेट किया जाए तो अंदाजा है कि मूल सागर क्षेत्र एक्सपर्ट के 5वें लेवल को भी उड़ाकर मारा जा सकता है। इसमें सच में बहुत डरावनी ताकत है। यह सुनकर यश की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इन मामूली से दिखने वाले बैंगनी काले मोतियों में इतनी डरावनी ताकत होगी जो मूल सागर क्षेत्र एक्सपर्ट्स को भी उड़ाकर मार सकती है। मूल सागर क्षेत्र एक्सपर्ट्स को उड़ाकर मारने के लिए जरूरी है कि आपको उन्हें मारना होगा, ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल ने अचानक कहा। यह सुनकर यश की हैरानी तुरंत कम हो गई। सच में कोई चीज कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आपको टारगेट पर मारना ही होगा। मूल सागर क्षेत्र एक्सपर्ट्स टारगेट नहीं होते, वे वहां खड़े होकर आपको पर्पल क्लाउड ब्लैक लाइटनिंग से हमला करने नहीं देंगे। बेशक अगर इसे अचानक इस्तेमाल किया जाए तो इसके अच्छे नतीजे भी मिलने चाहिए। यह फिर क्या है? यश ने ध्यान से सारी पर्पल क्लाउड ब्लैक लाइटनिंग हटा दी, फिर पर्पल क्लाउड ब्लैक जैसी दिखने वाली कोई चीज उठाई। बिजली जैसी चमक, लेकिन रंग में मिट्टी जैसा पीला। इसे अर्थ युआन बीड कहते हैं। यह एक बार इस्तेमाल होने वाला ट्रेजर आर्टिफैक्ट भी है। इस्तेमाल के बाद यह शरीर की सतह पर बहुत ज्यादा डिफेंस के साथ लाइट स्क्रीन की एक लेयर बना सकता है जो मूल सागर क्षेत्र एक्सपर्ट के सेकंड लेवल के फुल फोर्स अटैक को झेल सकता है। इसके बारे में क्या? इसे स्पेस ब्रेकिंग बीड कहते हैं, भागने के लिए एक बेहतरीन ट्रेजर आर्टिफैक्ट। इस्तेमाल के बाद
यह स्पेस को चीरकर यूजर को दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है। टेलीपोर्टेशन की दूरी और जगह पक्की नहीं होती और रैंडम होती है। अगर कोई लकी रहा तो यह हजारों या लाखों मील तक टेलीपोर्ट कर सकता है। अगर कोई बदकिस्मत है तो सिर्फ 1 मीटर टेलीपोर्ट करना नामुमकिन नहीं है। सभी अजीब ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स के बारे में पूछने और उनके सभी फंक्शंस को समझने के बाद यश ने सब कुछ हटा दिया और ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल के साथ यिन क्लाउड माउंटेन रेंज छोड़कर जेड गेट पर लौट आया। बेशक यश ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल को सीधे जेड गेट पर वापस नहीं ला सकता था। यह बंदा कभी आयरन ब्लड सेक्ट का एक बड़ा मेंबर था, एक ऐसा कैरेक्टर जिससे नानवू रीजन में हर कोई नफरत करता था। अगर वह उसे जेड गेट पर वापस लाता तो अंदाजा था कि जेड गेट के एक्सपर्ट्स उसे आयरन ब्लड सेक्ट के साथ मिलीभगत करने वाले गद्दार के तौर पर मार डालेंगे। इसलिए यश ने ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल के लिए जेड गेट से 20 मील दूर एक छोटे से शहर में रहने का इंतजाम किया, ताकि वह वहां अपनी चोटें ठीक कर सके और किसी भी समय उसके कॉल का इंतजार कर सके। यश जानता था कि अगर वह चला गया तो ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल जरूर छोटी मोटी चालें चलेगा, इसलिए जाने से पहले उसने पहले 5 एलिमेंट्स स्मॉल वर्ल्ड पावर को मजबूत किया जिसने उसे सील कर दिया था। ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल की आत्मा, और फिर उसे चेतावनी दी। यह 5 एलिमेंट्स स्मॉल वर्ल्ड आम तौर पर तब तक ठीक रहता जब तक उसे छुआ न जाए, लेकिन अगर कोई बाहरी ताकत उसे जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश करती तो थोड़ी सी भी ताकत 5 एलिमेंट्स स्मॉल वर्ल्ड को फटने और उसकी आत्मा को खत्म करने का कारण बनती। इस बात से ब्लड ज़ॉम्बी डेमन जनरल बहुत डर गया और उसकी छोटी छोटी स्कीमें तुरंत गायब हो गईं, यहाँ तक कि भागने का ख्याल भी खत्म हो गया। आधे दिन बाद यश जेड गेट लौटा और सीधे स्वर्ग पंख शिखर पर वापस चला गया। जेड गेट द्वारा हर 10 साल में एक बार होने वाला फॉर पीक्स टूर्नामेंट 3 दिन में है। मुझे अच्छी तैयारी करनी है। यश स्वर्ग पंख शिखर हेड पर जाने के बजाय सीधे पहाड़ की पीछे वाली चट्टान पर चला गया जहां वह अक्सर अकेले में कल्टिवेट करता था। स्लॉटर ब्लड क्षेत्र में हालांकि मैंने किलिंग इंटेंट को सफलतापूर्वक समझ लिया था, उससे पहले मैं एक शैतानी हालत में चला गया जिससे मेरी सोल को काफी नुकसान हुआ। इससे मेरे लिए अपनी ताकत को उसके पीक पर दिखाना मुश्किल हो गया। फॉर पीक्स टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मुझे यह प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। पीछे पहाड़ की चट्टान पर यश चुपचाप जमीन पर बैठा था, खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक मेडिसिनल पिल निकाली। इस पिल को सोलनरिशिंग पिल कहा जाता था, जिसका सोल इंजरी के इलाज में बहुत अच्छा असर था। यश ने बिना किसी झिझक के सोलनरिशिंग पिल निगल ली और अपनी सोल इंजरी को ठीक करना शुरू कर दिया। लगभग 1 दिन बीत गया और यश की सोल इंजरी ठीक हो गई। फिर वह तुरंत बिना रुके कल्टीवेशन में चला गया। फॉर पीक्स टूर्नामेंट में सिर्फ 2 दिन बचे थे, इसलिए कल्टीवेशन में ब्रेकथ्रू नामुमकिन था। हालांकि वह अपनी हालत को उसके पीक पर एडजस्ट कर सका और लंबे समय से इंतजार किए जा रहे फॉर पीक्स टूर्नामेंट का अपनी सबसे अच्छी हालत में स्वागत किया। 2 दिन जल्दी बीत गए। पहले स्लॉटर ब्लड पूल में मेरे शरीर के जीन्स ने स्लॉटर ब्लड पूल से बहुत सारी एनर्जी सोख ली थी, जिससे मेरी कल्टीवेशन गहन क्षेत्र 7th लेवल पर पहुंच गई और मेरा क्रिएशन डिवाइन बॉडी 5th लेवल पीक पर पहुंच गया। मेरी सोल के घायल होने के बाद सोलनरिशिंग पिल की मदद से न सिर्फ मेरी चोटें ठीक हुईं, बल्कि मैंने और भी तरक्की की। गहन क्षेत्र 7th लेवल पर पहुंच गया। मेरा 5 एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट 30% के पीक पर पहुंच गया। किलिंग इंटेंट 30% के पीक पर पहुंच गया। सेबर इंटेंट 30% के पीक पर पहुंच गया। थंडर इंटेंट 4th लेवल पर पहुंच गया और स्पीड कॉन्सेप्ट 20% लेवल पर पहुंच गया। यश ने चुपचाप अपने दिल में अपनी ताकत का अंदाजा लगाया।
उसके मुंह के कोने पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। अमीश, मैं पहले तुम्हारा अपोनेंट नहीं था, लेकिन अब यह कहना सच में मुश्किल है कि कौन ज्यादा मजबूत है। फॉर पीक्स टूर्नामेंट में मुझे बस यह एक्सपीरियंस करने दो, तुम जो फॉर पीक्स के टॉप 10 में नंबर 1 हो, सच में कितने जबरदस्त हो। डोंग डोंग डोंग। जैसे ही यश ने बोलना खत्म किया, सुबह की एक हल्की सुनहरी रोशनी अचानक आसमान में फैल गई, बहुत ऊंचे आसमान से छिटककर पूरी धरती पर फैलने लगी। और इसी पल जेड गेट के फॉर पीक्स के अंदर भी एक प्यारी घंटी की आवाज बजने लगी। तुरंत जेड गेट के पहले कुछ सुनसान फॉर पीक्स में चहल पहल और रौनक आ गई। आज वह दिन था जब जेड गेट का फॉर पीक्स टूर्नामेंट शुरू हुआ, जो हर 10 साल में एक बार होता है। फॉर पीक्स के चेलों के लिए फॉर पीक्स टूर्नामेंट बहुत जरूरी है। यह 10 साल में एक बार होने वाला फॉर पीक्स टूर्नामेंट जेड गेट के अंदर फॉर पीक्स की रैंकिंग और अगले 10 सालों में फॉर पीक्स को मेन दिव्य जेड पर्वत शिखर से मिलने वाले रिसोर्स की मात्रा से जुड़ा है। नतीजे जितने बेहतर होंगे, दिव्य जेड पर्वत शिखर से मिलने वाले रिसोर्स उतने ही ज्यादा होंगे। बहुत सारे रिसोर्स होने पर ज्यादा ग्रेट मास्टर्स को तैयार किया जा सकता है, और इस तरह पीक की ताकत भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। यह एक अच्छा चक्र है। हालांकि अगर नतीजे अच्छे नहीं हैं, तो दिव्य जेड पर्वत शिखर से मिलने वाले रिसोर्स कम होंगे। कम रिसोर्स होने पर ग्रेट मास्टर्स को तैयार करना अपने आप नामुमकिन हो जाएगा, और पूरे पीक की ताकत कम हो जाएगी, और यह एक बुरे चक्र में फंस जाएगा। उदाहरण के लिए स्वर्ग पंख शिखर, जो कभी फॉर पीक्स का हेड था, ऐसे बुरे चक्र में फंसने की वजह से रैंकिंग में पहले स्थान से नीचे आ गया। बेशक फॉर पीक्स के शिष्य फॉर पीक्स टूर्नामेंट को अपनी अपनी पीक्स के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए ज्यादा महत्व देते हैं। अगर वे फॉर पीक्स टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें उनके पीक के हेड का ध्यान जाएगा, और लौटने पर उन्हें जरूर जोरदार साधना मिलेगी। यश, जो चट्टान के किनारे पर पालथी मारकर बैठा था, घंटी की मधुर आवाज सुनकर धीरे धीरे मुंह में मैला क्यूई छोड़ता है। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, और उसकी गहरी आंखों की गहराई में उत्सुकता की झलक दिखाई दी। सब लोग तियान्यू हॉल में इकट्ठा हो जाओ। तभी शून्य क्षेत्र में एक शानदार आवाज गूंजी, जो स्वर्ग पंख शिखर हेड की आवाज थी। हालांकि आवाज तेज नहीं थी, लेकिन यह हर स्वर्ग पंख शिखर शिष्य के कानों में गूंज रही थी। हाँ, यश ने जवाब दिया, फिर खड़ा हुआ और हवा में रोशनी की एक किरण में बदल गया। जल्द ही यश स्वर्ग पंख शिखर के मेन हॉल तियान्यू हॉल में पहुंच गया। इस समय बड़ा हॉल बहुत ज्यादा चहल पहल वाला था। विवंश, लाबिया, समीर और स्वर्ग पंख शिखर के दूसरे शिष्य पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। नमस्ते सीनियर ब्रदर। जब यश तियान्यू हॉल में गया, तो पहले से चहल पहल वाला तियान्यू हॉल तुरंत शांत हो गया। सबने यश को आदर और गंभीरता से देखा, और फिर स्वर्ग पंख शिखर के टॉप शिष्यों विवंश, लाबिया और समीर के नेतृत्व में उन्होंने यश को झुककर प्रणाम किया। नमस्ते जूनियर ब्रदर्स और जूनियर सिस्टर्स। यश भी मुस्कुराया और झुककर प्रणाम किया। क्या सब यहाँ हैं? तभी वही शानदार आवाज फिर से सुनाई दी, और स्वर्ग पंख शिखर हेड हॉल के अंदर दिखाई दिए। नमस्ते हेड। उनके सीनियर भाई यश के साथ सभी ने स्वर्ग पंख शिखर हेड को झुककर सलाम किया। स्वर्ग पंख शिखर हेड ने नीचे यश को देखा, और उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकी, जैसे वे यश के आर पार देख सकते हों। अचानक उनके शांत चेहरे पर हैरानी की एक झलक दिखी, और फिर वे जोर से हंसे। यश, अच्छा, बहुत अच्छा। तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। हेड ने इस शिष्य से बहुत उम्मीदें लगाई हैं, तो यह शिष्य हेड को निराश करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यश हंसा। इस बार क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है?
स्वर्ग पंख शिखर हेड ने बात बदली और पूछा। यश ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई और उसके पतले होंठ सिकुड़ गए, जिससे एक कॉन्फिडेंस भरा आर्क बन गया। उसने बेपरवाही से कहा, पूरा कॉन्फिडेंस? क्योंकि तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कि तुम फॉर पीक्स टूर्नामेंट में चमको और मेरे स्वर्ग पंख शिखर का नाम रोशन करो। स्वर्ग पंख शिखर हेड ने खुश होकर सिर हिलाया, फिर अपनी आस्तीन लहराई और चिल्लाया, चलो मेरे साथ चलते हैं। हाँ। स्विश स्विश स्विश। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, स्वर्ग पंख शिखर हेड यश और दूसरे स्वर्ग पंख शिखर शिशस को लेकर लुनबू हॉल की तरफ भागे, जहां फॉर पीक्स टूर्नामेंट हो रहा था। आज फॉर पीक्स टूर्नामेंट के लिए एक जरूरी दिन है। तो सुबह सुबह पूरा लुनबू हॉल लोगों से भर गया था। यह पहचानने के लिए कि शिशस किस पीक के हैं, लुनबू हॉल को एरिया में बांट दिया गया था। पूरब में ब्लैक फेदर पीक था, दक्षिण में दिव्य जेड पर्वत शिखर, उत्तर में येलो फेदर पीक और पश्चिम में, जहां से सबसे खराब नजारा और लोकेशन थी, स्वर्ग पंख शिखर था। स्वर्ग पंख शिखर हेड यश और दूसरों को लुनबू हॉल के पश्चिम की ओर ले गया। उन्हें वहां बिठाने के बाद वह चला गया। एक हेड होने के नाते उसके लिए चेलों के साथ रहना स्वाभाविक रूप से नामुमकिन था। उसकी जगह लुनबू हॉल के अंदर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर थी, जो 4 चोटियों के हेड्स का था। हमेशा की तरह नहीं, उस ऊंचे प्लेटफॉर्म के नीचे एक और ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जिसमें 10 सीटें थीं। उस पर अलग अलग कपड़े पहने, अलग अलग मिजाज वाले और अलग अलग जेंडर के 10 लोग बैठे थे। वे 4 चोटियों के टॉप 10 लोगों के लिए सीटें थीं, और वे 10 लोग स्वाभाविक रूप से 4 चोटियों में से टॉप 10 चेले थे। जैसा कि उम्मीद की जाती है कि जो लोग 4 चोटियों के सभी शिष्यों में शीर्ष 10 में स्थान पा सकते हैं, वे वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली महान गुरु हैं। यश ने 10 फिगर्स पर नजर डाली, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और उसकी पुतलियों में गंभीरता और एक्साइटेड बैटल इंटेंट की झलक दिखी। थोड़ी देर रुकने के बाद यश ने अपने बगल में विवंश को देखा और कहा, जूनियर ब्रदर विवंश, मैं पहली बार फॉर पीक्स टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा हूं और मुझे नियम नहीं पता। क्या आप मुझे वे समझा सकते हैं? ठीक है। यह सुनकर विवंश ने सिर हिलाया और फिर धीरे से समझाया। फॉर पीक्स टूर्नामेंट ग्रुप्स में होता है। कुल 10 ग्रुप्स होते हैं। फॉर पीक्स के हिस्सा लेने वाले शिष्य लॉटरी निकालते हैं ताकि यह तय हो सके कि उन्हें किस ग्रुप में रखा जाए। कई लड़ाइयों के बाद जो आखिर तक लड़ सकते हैं, वे अपने ग्रुप के सीडेड प्लेयर्स के खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं। तथाकथित सीडेड प्लेयर्स फॉर पीक्स के टॉप 10 ग्रेट मास्टर्स हैं। उनका ग्रुप टॉप 10 लिस्ट में उनकी रैंकिंग से तय होता है। उदाहरण के लिए अमीश, जो पहले रैंक पर है, पहले ग्रुप में है। अगर आप उन सीडेड प्लेयर्स को हरा सकते हैं तो आप उनकी जगह ले सकते हैं और नई टॉप 10 लिस्ट में ग्रेट मास्टर बन सकते हैं। कंपटीशन के आखिर में टॉप 10 ग्रेट मास्टर्स के बीच मुकाबला होगा। टॉप 10 लिस्ट में एक ग्रेट मास्टर अपने से ऊपर रैंक वाले ग्रेट मास्टर को चैलेंज कर सकता है। अगर वह जीत जाता है तो वह उनकी रैंकिंग ले सकता है। टॉप 10 लिस्ट में रैंकिंग जितनी ज्यादा होगी, कंपटीशन के बाद आपको उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, खासकर पहले स्थान के लिए, जिसका मतलब है सबसे बड़े इनाम, और सबसे लुभावना इनाम है एक सच्चा शिष्य बनने का मौका। एक सच्चा शिष्य बनो। यह सुनकर यश हैरान रह गया और फिर उसकी आंखों में एक जोश भरा भाव आया। पहला स्थान, मुझे यह मिलना ही चाहिए। यश ने जेड गेट में शामिल होने के लिए इतनी परेशानी क्यों उठाई? क्या यह जेड गेट के अंदर सबसे बेहतरीन शिष्य बनने के लिए नहीं था, फिर ईस्टर्न रीजन में जाने का मौका पाने के लिए,
और फिर ईस्टर्न रीजन का इस्तेमाल अपनी मां को खोजने जाने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में करने के लिए नहीं था। फॉर पीक्स टूर्नामेंट में पहला स्थान किसी को जेड गेट का सच्चा शिष्य बनने का मौका देता है, और एक सच्चा शिष्य बेशक जेड गेट का सबसे बेहतरीन शिष्य होता है। इसलिए इस फॉर पीक्स टूर्नामेंट में उसे पूरी ताकत लगानी होगी और पहले स्थान के लिए लड़ना होगा। इसी विचार के साथ यश ने आगे कहा, जूनियर भाई विवंश, कृपया मुझे बताएं कि टॉप 10 ग्रेट मास्टर्स कौन हैं और उनकी क्या खासियतें हैं। हालांकि यश को अपनी अभी की साधना पर बहुत भरोसा था, लेकिन वह घमंडी नहीं था। जो लोग जेड गेट के कई इनरसेक्ट शिष्यस में सबसे अलग दिख सकते थे और टॉप 10 लिस्ट में आ सकते थे, उनसे निपटना निश्चित रूप से आसान नहीं था। उनमें से हर एक के पास असाधारण तरीके होने चाहिए। जीतने के लिए उसे खुद को और अपने विरोधियों को जानना जरूरी था। एन विवंश ने सिर हिलाया और फिर कहा, टॉप 10 लिस्ट में 10वें नंबर पर तरसेम हैं, जो येलो फेदर पीक के शिष्य हैं, और उनके पास गहन क्षेत्र 9th लेवल पीक कल्टीवेशन है। 9वें नंबर पर माजिद हैं, जो दिव्य जेड पर्वत शिखर के शिष्य हैं, और उनके पास गहन क्षेत्र 9th लेवल कल्टीवेशन है। 6ठे नंबर पर अनुराग हैं, जो ब्लैक फेदर पीक के शिष्य हैं, और उनके पास गहन क्षेत्र 9th लेवल पीक कल्टीवेशन है। टॉप 10 लिस्ट में टॉप 5 एक टियर के हैं, टॉप 6 से 10 दूसरे टियर के हैं, और टॉप 5 से सबसे मजबूत पहले टियर के हैं, जिनकी ताकत दूसरे टियर से कहीं ज्यादा है। कम से कम हाफ स्टेप मूल सागर क्षेत्र कल्टीवेशन। 5वें नंबर पर एकांश येलो फेदर पीक के शिष्य हैं, और उनके पास हाफ स्टेप मूल सागर क्षेत्र कल्टीवेशन है। उनके पास न सिर्फ जन्मजात दिव्य शक्ति है, बल्कि वे एक बॉडी भी हैं। रिफाइनिंग ग्रेट मास्टर अपनी अंदरूनी दिव्य शक्ति और शक्तिशाली शरीर पर भरोसा करते हुए, हालांकि वह हाफ स्टेप मूल सागर हैं, उनकी असली ताकत मूल सागर क्षेत्र एक्सपर्ट को टक्कर दे सकती है। चौथा सबसे ताकतवर है पवनवीर, जो ब्लैक फेदर पीक का शिष्य है। वह मूल सागर क्षेत्र में है और उसके पास पीक पर विंड कॉन्सेप्ट की 3/10वीं मास्टरी है। वह न सिर्फ बहुत तेज है, बल्कि उसकी मूवमेंट मार्शल स्किल्स भी बहुत मजबूत हैं। वह तब तक स्थिर रहता है जब तक वह हिलता नहीं है, और जब वह हिलता है तो वह हवा की तरह होता है, अक्सर अपने दुश्मनों को मारने से पहले अपने कपड़ों का एक कोना भी छूने नहीं देता। तीसरा सबसे मजबूत वेंकट है, जो दिव्य जेड पर्वत शिखर का एक शिष्य है। वह हाफ स्टेप मूल सागर क्षेत्र पर है और एक शक्तिशाली तलवारबाज है जिसने गोल्ड कॉन्सेप्ट और स्वॉर्ड इंटेंट दोनों को समझ लिया है। स्वॉर्ड इंटेंट वाला तलवारबाज स्वाभाविक रूप से हमले में तेज होता है, और गोल्ड कॉन्सेप्ट एक बेमिसाल तेज कॉन्सेप्ट है। स्वॉर्ड इंटेंट और गोल्ड कॉन्सेप्ट का सुपरपोजिशन वेंकट के स्वॉर्ड दाव को तेज करने के एक बेमिसाल लेवल पर ले जाता है, जिससे वह बहुत मजबूत बन जाता है। उसने एक बार क्षेत्र को पार करके एक मूल सागर क्षेत्र एक्सपर्ट को मारने का शानदार काम किया था। दूसरी सबसे मजबूत ईशानी है, जो ब्लैक फेदर पीक की एक शिष्य है। वह मूल सागर क्षेत्र के पीक पर है और उसके पास आइस कॉन्सेप्ट और स्नो कॉन्सेप्ट 3/10वें हिस्से की मास्टरी के पीक पर है। उसके पास एक यूनिक मूव है जो आइस कॉन्सेप्ट और स्नो कॉन्सेप्ट को एक में मिला सकती है, जिससे आइस स्नो कॉन्सेप्ट बनता है, जो बहुत ज्यादा ताकतवर ताकत पैदा कर सकता है। अफवाहों के मुताबिक ईशानी में एंशिएंट आइस क्लैन ब्लडलाइन का भी थोड़ा सा हिस्सा है। एंशिएंट आइस क्लैन नेचुरली बर्फ और स्नो को मैनिपुलेट करने में माहिर होते हैं। ईशानी अपनी एंशिएंट आइस क्लैन ब्लड लाइन के साथ आइस स्नो कॉन्सेप्ट को 3/10वें हिस्से की मास्टरी पर अर्ली स्टेज या मिडिल स्टेज 4/10वें हिस्से की मास्टरी की पावर तक बढ़ा सकती है। तो यह एक स्पेशल ब्लड लाइन वाला जीनियस है। यह सुनकर यश ने ईशानी नाम की फिगर को ध्यान से देखा।
वह सफेद कपड़ों में एक खूबसूरत औरत थी। उसके सुंदर चेहरे पर एक ठंडा एक्सप्रेशन था और उसके नाजुक शरीर से एक ऐसी डरावनी आभा निकल रही थी जिससे किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाए। साफ है, वह दूर से ही तारीफ के काबिल थी। उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए था। आखिरी बचा हुआ ब्लैक फेदर पीक का सबसे मजबूत शिष्य अमीश है टॉप 10 लिस्ट में। अमीश टॉप 10 में सबसे ज्यादा समझ से बाहर है। कोई नहीं जानता कि वह असल में कितना मजबूत है। लोग बस इतना जानते हैं कि जेड गेट के सभी इनर सेक्ट शिष्यों में से कोई भी अमीश को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं कर पाया है। वह एक ताकतवर अस्तित्व है जो जेड गेट के सभी इनर सेक्ट शिष्यों को अकेले ही दबा सकता है। विवंश ने टॉप 10 लिस्ट के एक्सपर्ट्स को एक एक करके यश से मिलवाया। खासकर जब वह अमीश के बारे में बात करता था तो उसका लहजा बहुत गंभीर होता था, यहाँ तक कि उसमें थोड़ा डर भी होता था। सिर्फ एक नाम ही विवंश जैसे एक्सपर्ट को डरा सकता है, जो दिखाता है कि अमीश की ताकत कितनी जबरदस्त थी। काला पंख शिखर सच में 4 चोटियों में नंबर 1 होने के अपने नाम पर खरा उतरता है। उनकी ताकत सच में जबरदस्त है। टॉप 10 एक्सपर्ट्स में से आधे काला पंख शिखर के चेले हैं और टॉप 3 में से तीनों काला पंख शिखर से हैं। विवंश का इंट्रोडक्शन सुनने के बाद यश ने एक गहरी सांस ली और कहा, स्विश। और जैसे ही विवंश और यश बात कर रहे थे, अमीश, जो टॉप 10 में पहले नंबर पर बैठा था, उसे लगा कि विवंश मौजूद है। उसकी बेपरवाह आंखों में अचानक एक डरावना इरादा उभर आया, जो तुरंत यश के फिगर पर टिक गया। अगर वह कोई आम एक्सपर्ट होता तो अमीश के इस तरह घूरने से वह शायद डर से कांप जाता, जैसे चूहा बिल्ली को देखकर कांप जाता है। लेकिन यश बेफिक्र रहा। उसका एक्सप्रेशन वैसा ही रहा। वह शांति से अमीश की नजरों से मिला। वूश वूश वूश। उनकी अनदेखी नजरें शून्य क्षेत्र में जोर से टकराईं, लगातार रगड़ती और टकराती रहीं, और टक्कर की जगह से बिजली की अनदेखी चिंगारियां निकल रही थीं। तुम्हारे पास कुछ काबिलियत तो है। कोई हैरानी नहीं कि तुम सौरव को मार सके। यह देखकर कि यश बिना अपना एक्सप्रेशन बदले उसकी नजरों से मिल सकता है, अमीश के चेहरे पर हल्की सी हैरानी आई, लेकिन यह बस थोड़ी देर की हैरानी थी। फिर वह नफरत से भर गया और धीरे से खर्राटे लेते हुए बोला, बदकिस्मती से तुम अभी भी मेरे मुकाबले के नहीं हो। तुम्हारी सिर्फ गहन क्षेत्र 7th लेवल की साधना से तुम्हें मारना कुत्ते को मारने जैसा है। आज यह लुन्वु हॉल वह जगह होगी जहां तुम इस जानवर का अंत होगा। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हें अपने भाई के साथ मौत के घाट उतार दूंगा। हे, मुझे डर है कि तुम में काबिलियत नहीं है। यश के होंठ बिना डरे एक तरह से मुस्कुराहट में बदल गए। जैसे ही उसके शब्द निकले, दोनों ने अचानक एक बहुत बड़ा ऑरा छोड़ा, बिना पीछे हटे एक दूसरे का सामना किया। अगर वे इस समय लुन्वु हॉल में नहीं होते, जहां फॉर पीक्स फर्स्ट सीट्स किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए मौजूद थीं, तो शायद वे पहले ही लड़ना शुरू कर चुके होते। यश और अमीश के एक दूसरे का सामना करने का सीन बाकी 9 मजबूत एक्सपर्ट्स ने देखा था। यह अनजान लड़का कौन है? यह बहुत जवान दिखता है, लेकिन इसमें अमीश को चैलेंज करने की हिम्मत है। ईशानी की खूबसूरत आंखों में थोड़ी उत्सुकता दिखी जब वह धीरे से बोली। वेंकट उसके बगल में चुप रहा। उसकी पर्सनैलिटी एक तलवार की तरह थी, जो आमतौर पर म्यान में छिपी रहती है, चुप रहती है, लेकिन एक बार म्यान से बाहर निकलने पर यह तुरंत बेमिसाल तेजी दिखाती है। हिम्मत वाला। हे, मुझे लगता है कि उसे अपनी जगह नहीं पता। सिर्फ गहन क्षेत्र 7th लेवल की साधना से वह अमीश को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है।
वह सच में मौत को बुला रहा है। दूसरी ओर पवनवीर ने नफरत भरी हंसी निकाली, जो साफ तौर पर यश को देख रही थी। इस समय विवंश ने भी यश और अमीश को एक दूसरे का सामना करते हुए देखा। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए और उसने जल्दी से पूछा, सीनियर ब्रदर, क्या आपको इस अमीश से कोई दुश्मनी है? हाँ, थोड़ी नाराजगी है। उसके छोटे भाई ने मुझे उकसाया और मैंने उसे एक ही तलवार के वार से काट डाला। यश ने सिर हिलाया। उसकी आवाज बहुत शांत थी, जैसे उसने अभी अभी किसी बिल्ली या कुत्ते को काट डाला हो। क्या? सीनियर ब्रदर, आपने अमीश के छोटे भाई सुरेश को काट डाला? हे भगवान! यह सुनकर विवंश ने तुरंत एक चीख मारी, फिर उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। अमीश न सिर्फ ताकतवर है, बल्कि बहुत दबंग और अपनों का बचाव करने वाला भी है। अगर कोई उसके छोटे भाई का एक बाल भी बांका करने की हिम्मत करेगा, तो वह 10 गुना या 100 गुना बदला लेगा। सीनियर ब्रदर, आपने तो सीधे सुरेश को काट डाला। यह अमीश के साथ एक ऐसी दुश्मनी है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। यह खत्म हो गया। यह खत्म हो गया। चिंता मत करो, हालांकि अमीश ताकतवर है, मैं कोई आसान शिकार नहीं हूं। वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। विवंश का घबराया हुआ एक्सप्रेशन देखकर यश शांति से मुस्कुराया, उसके कंधे पर थपथपाया और उसे चिंता न करने का इशारा किया। सब लोग। यश का शांत व्यवहार देखकर विवंश को लगा कि यश को नहीं पता कि अमीश कितना डरावना है और वह उसे समझाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसे एक आवाज ने टोक दिया। यह पृथ्वी पंख शिखर प्रमुख की संबित थे, जो बोले। वह ऊंचे मंच से उठे, उनकी नजर पूरी जगह पर घूम रही थी। फिर बिना किसी फालतू शब्द के उनकी गूंजती आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अब यह फर्स्ट सीट घोषणा करती है कि हर 10 साल में होने वाला फॉर पीक्स टूर्नामेंट ऑफिशियली शुरू हो गया है। जैसे ही की संबित की आवाज धीमी हुई, एक अटेंडेंट तुरंत एक बड़ा लकड़ी का बक्सा लेकर बाहर आया। फिर फॉर पीक्स के शिष्य जो हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने अपने अपने कंपटीशन ग्रुप तय करने के लिए लॉटरी निकालनी शुरू की। 10 मिनट इंतजार करने के बाद यश की लॉटरी निकालने की बारी आई। उसने अपना हाथ बड़े लकड़ी के बक्से में डाला, रैंडमली पकड़ा और एक ग्रे पत्थर की गेंद निकाली जिस पर एक सफेद नंबर लिखा था, 4। नंबर 4 का मतलब था कि यश को चौथे ग्रुप में रखा गया था। इसी समय लाबिया ने भी अपनी लॉटरी निकाल ली। उसने अपने हाथ में पत्थर की गेंद पर, फिर यश के हाथ में पत्थर की गेंद पर नजर डाली और उसका सुंदर चेहरा तुरंत निराशा से मुरझा गया। यह खत्म हो गया। यह खत्म हो गया। सीनियर ब्रदर और मैं बहुत बदकिस्मत हैं, हमने असल में डेथ ग्रुप निकाला है। वो मैं असल में इस फॉर पीक्स टूर्नामेंट में चमकना चाहता था, लेकिन मुझे डेथ ग्रुप में जगह बनाने की उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। लाबिया ने अपने हाथ में ग्रे पत्थर की गेंद को देखा, उसका सुंदर चेहरा तुरंत दुख भरे भाव में बदल गया। डेथ ग्रुप? वह क्या है? यश ने उसकी बातें सुनकर उत्सुकता से पूछा। लाबिया ने बताया, टॉप 10 लिस्ट 2 टियर में बंटी हुई है। छठे से 10वें सबसे मजबूत दूसरे टियर में आते हैं और टॉप 5 से सबसे मजबूत पहले टियर में आते हैं। इन टियर के आधार पर फॉर पीक्स टूर्नामेंट में 10 कंपटीशन ग्रुप को भी साधारण ग्रुप और डेथ ग्रुप में बांटा गया है। हालांकि टॉप 10 लिस्ट में छठे से 10वें सबसे मजबूत बहुत ताकतवर हैं, लेकिन वे अजेय नहीं हैं। कुछ इनर सेक्ट शिष्य को अभी भी उन्हें हराने और आगे बढ़ने का मौका मिलने की उम्मीद है। हालांकि टॉप 5 से सबसे मजबूत तक कोई भी इनर सेक्ट शिष्य उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनके ग्रुप में जाने का मतलब है आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं। इसलिए पहले से 5वें ग्रुप को डेथ ग्रुप कहा जाता है। तो ऐसा ही है।
यश ने समझते हुए सिर हिलाया। ठीक है, इतनी उदास मत दिखो। आगे बढ़ना या न बढ़ना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि तुम अपना बेस्ट दो। विवंश ने उसे साइड से दिलासा दिया। एन लाबिया ने सिर हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखों में लड़ने का जोश फिर से आ गया। उसने अपनी छोटी मुट्ठियां भींची और कहा, मैं अपना सब कुछ दूंगी और स्वर्ग पंख शिखर को बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करूंगी। जब वे तीनों बात कर रहे थे तो फॉर पीक्स टूर्नामेंट ऑफिशियली शुरू हो गया। यश और बाकी लोग अपने अपने कंपटीशन ग्रुप में जाने लगे। उसी ग्रुप के दूसरे जेड गेट शिष्यस के साथ मुकाबला करने का इंतजार कर रहे थे। कंपटीशन बहुत मजेदार शुरू हुआ, लेकिन यश को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि अभी के सभी मैच आम इनर सेक्ट शिष्यस के बीच थे। उसके जैसे मजबूत इंसान के लिए ऐसे मैच बच्चों की लड़ाई जैसे थे, इसलिए जाहिर है कि उसे दिलचस्पी नहीं होगी। यश की दिलचस्पी शायद सिर्फ उन मैचों में थी जिनमें आगे बढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन के लिए सीडेड प्लेयर्स को चैलेंज किया जा रहा था। 10 मिनट से ज्यादा बोरियत से इंतजार करने के बाद यश का पहला मैच आ ही गया। जेड गेट के एक डीकन के नेतृत्व में वह मैदान के एक एरिना में गया। हाँ, यश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे पहले ही मैच में मिलूंगा। जैसे ही यश ने एरिना में कदम रखा, जोर से हंसी की आवाज आई और फिर उसकी नजर में एक जाना पहचाना आदमी दिखाई दिया। वह कार्तिक था। यश ने कुछ अवाक होकर कहा, मेरा इस आदमी से सच में एक कनेक्शन है। फॉर पीक्स टूर्नामेंट में हजारों शिष्यस ने हिस्सा लिया था, जिन्हें 10 कंपटीशन ग्रुप में बांटा गया था। फिर भी वह कार्तिक के साथ एक ही ग्रुप में हो पाया और वे पहली लड़ाई में मिले भी। यह कनेक्शन सच में कोई छोटा मोटा कनेक्शन नहीं था। हाँ, हमारा सच में एक कनेक्शन है, लेकिन बदकिस्मती से यह अच्छा कनेक्शन नहीं है, बल्कि एक बुरा कनेक्शन है। कार्तिक की आंखों में ठंडी चमक आ गई और उसने दांत पीसते हुए कहा, यश, मैंने एक बार कहा था कि मैं तुम्हें फॉर पीक्स टूर्नामेंट में हरा दूंगा और तुमसे हारने की शर्म मिटा दूंगा। ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी चाहता है कि मैं जल्द से जल्द यह शर्म मिटा दूं, इसीलिए उन्होंने हमें इतनी जल्दी मिलने का इंतजाम किया। स्वर्ग सच में मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता है। हाँ, क्या तुम्हें यकीन है कि स्वर्ग ने हमें इतनी जल्दी लड़ने के लिए जो इंतजाम किया है, वह तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है? यश ने कार्तिक को अजीब से भाव से देखा। यश, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे कुछ बार हराया है, तुम इतने घमंडी हो सकते हो। मैं लगभग 10 स्टार एप्टीट्यूड वाला एक जीनियस हूँ। आधे साल की मेहनत से साधना के बाद मेरा साधना का दायरा बहुत आगे बढ़ गया है। और तुम सिर्फ एक स्टार एप्टीट्यूड वाला कचरा हो। आधे साल में तुम शायद अभी भी वहीं खड़े रहोगे, है ना? अब तुम्हें हराना खाने पीने जितना आसान है। कार्तिक ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई और कॉन्फिडेंस से गुनगुनाया, कचरा तो कचरा होता है। अगर वे किस्मत से किसी जीनियस से आगे निकल भी जाते हैं तो यह सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। आखिरकार उन्हें फिर से एक जीनियस पैरों तले रौंद देगा। ठीक है कार्तिक, मैं तुम्हारे साथ बातें बर्बाद करने नहीं आया हूं। अगर तुम अपनी शर्म मिटाने के लिए मुझे हराना चाहते हो तो जल्दी करो और अपनी चाल चलो। मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए इतना टाइम नहीं है। यश ने बेसब्री से आंखें घुमाते हुए कहा। साफ था कि वह कार्तिक से और बहस नहीं करना चाहता था। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यश की बेसब्री को भांपते हुए कार्तिक को बेइज्जती महसूस हुई और वह गुस्से में दहाड़ा। उसके शरीर से अचानक आदि शक्ति का एक जबरदस्त उभार निकला। वह जबरदस्त आदि शक्ति पूरे मैदान में फैल गई, जिससे एक जबरदस्त प्रेशर पैदा हुआ। प्रेशर के अंदर एक बहुत तेज उतार चढ़ाव भी था,
जो जब किसी के शरीर पर पड़ता था तो तुरंत ऐसा चुभता था जैसे किसी तेज तलवार से काटा जा रहा हो। यह कहना होगा कि कार्तिक, जिसके पास लगभग 10 स्टार का एप्टीट्यूड था, में सच में बहुत अच्छी खूबियां थीं। सिर्फ आधे साल में उसका कल्टीवेशन क्षेत्र पहले ही गहन क्षेत्र के 8वें लेवल की चोटी पर पहुंच गया था और उसका स्वॉर्ड इंटेंट भी 30% मास्टरी तक पहुंच गया था। मार डालो। जब उसकी प्राइमल पावर और स्वॉर्ड इंटेंट अपनी लिमिट तक पहुंच गए तो कार्तिक ने अपनी चाल चली। एक धीमी आवाज के साथ उसने एक हाथ में ठंडी रोशनी से चमकती एक ट्रेजर स्वॉर्ड पकड़ ली। जैसे ही उसने उसे घुमाया, ब्लेड से अचानक आइस स्वॉर्ड क्यूई की धारियां निकलने लगीं। आइस स्वॉर्ड स्लैश इन्फिनिट स्वॉर्ड क्यूई शून्य क्षेत्र में इकट्ठा हो गई, जिससे सौझान लंबी आइस जायंट स्वॉर्ड बन गई, जिसमें एक ठंडा ऑरा था जो सब कुछ जमा देने में काबिल लग रहा था। इसने शून्य क्षेत्र की परतों को जोर से चीर दिया और यश की ओर वार किया। कार्तिक आखिरकार यश से पहले भी हार चुका था और एक परछाई छोड़ गया था। हालांकि उसे भरोसा था कि वह अब यश को आसानी से हरा सकता है, लेकिन उसने शुरू से ही पूरी ताकत लगा दी। इस मूव की ताकत बहुत ज्यादा थी, जो किसी भी गहन क्षेत्र 9th लेवल मार्शल आर्टिस्ट को बुरी तरह घायल कर सकती थी। कार्तिक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आधे साल बाद भी तुम्हारी प्रोग्रेस इतनी कम होगी। तुमने मुझे सच में निराश किया है। यश शांति से गरजती बर्फ की बड़ी तलवार को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। डरने की बात तो दूर, उसने जरा भी इमोशन उतार चढ़ाव नहीं दिखाया। उसने बस एक हल्की सी बात कही, फिर अपने हाथ को ब्लेड की तरह इस्तेमाल किया और शून्य क्षेत्र की ओर हल्के से काटने लगा। जिस पल यश ने अपने हाथ के ब्लेड से काटा, उसकी छाती पर मौजूद 5 क्रिएशन डिवाइन मार्क्स तुरंत जोर से वाइब्रेट करने लगे। केस लाइट बिखर गई, उसकी हथेली पर इकट्ठा हो गई, जैसे उसने केस ग्लव पहन लिया हो। यश, तुम बहुत घमंडी हो। तुम न सिर्फ कोई मार्शल स्किल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि तुम मेरी तलवार की चाल को अपने खून से रोकने की हिम्मत भी करते हो। जब तुम इतने घमंडी हो तो मुझे बेरहम और बेरहम होने का इल्जाम मत दो। कार्तिक एक तलवारबाज था और तलवारबाज अपने तेज और आक्रामक हमलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। यश की यह हरकत बेशक उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। वह तुरंत अपना आपा खो बैठा और बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। वह आसमान की ओर दहाड़ा, बर्फ की उस बड़ी तलवार की ताकत को उसकी हद तक पहुंचा दिया। ऐसा नहीं है कि मैं घमंडी हूं, बल्कि यह चाल तुमसे निपटने के लिए काफी है। कार्तिक के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए यश के होंठ थोड़े मुड़ गए, जिससे एक हल्का बेजान चाप बन गया। उसने जो हाथ की ब्लेड काटी थी, उसमें मजबूती के कोई निशान नहीं दिख रहे थे। वह अभी भी एकदम सीधी लाइन में कट रही थी। बूम! जैसे ही उसकी आवाज गिरी, हाथ की तलवार और बर्फ की बड़ी तलवार जोर से टकराईं। कोई जमीन हिला देने वाली टक्कर नहीं हुई, बस एक ऐसा जोर था जिसे कोई रोक न सके, जैसे कोई बांस फट गया हो। बर्फ की बड़ी तलवार, जो बहुत खतरनाक लग रही थी, टोफू जितनी नाजुक थी, यश की हाथ की तलवार से सीधे 2 टुकड़ों में फट गई और फिर बिखर गई। यह अंत नहीं था। हाथ की तलवार से बर्फ की बड़ी तलवार के फटने के बाद यश की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। फिर उसकी हथेली थोड़ी कांपी और उसकी हथेली के किनारे से अचानक एक ब्लेड जैसी अस्तव्यस्त हल्की तलवार निकली, जो कार्तिक के शरीर पर जोर से वार करने लगी। धमाका! कार्तिक की प्रोटेक्टिव युवा पावर केओस लाइट ब्लेड के सामने बहुत कमजोर थी। हल्के से छूने पर ही वह फट गई, फिर कार्तिक की छाती पर जोर से लगी। तुरंत मांस के फटने की आवाज आई, कपड़ों के टुकड़े उड़ गए और कार्तिक की छाती पर गहरा, हड्डी जैसा दिखने वाला
भयानक खून का धब्बा दिखाई दिया। तुरंत उसने मुंह भर खून थूका और बुरी हालत में अखाड़े से पीछे की ओर उड़ गया। एक चाल तुरंत मार। यह यह कैसे हो सकता है? पीछे हटते हुए कार्तिक ने अपनी चोटों को नजरअंदाज किया और डरावने चेहरे से यश को देखा। उसने आज यश के साथ अपनी लड़ाई के कई नतीजों की कल्पना की थी, लेकिन एक चाल में हार जाना ही एकमात्र ऐसा नतीजा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। आधे साल की मुश्किल कल्टीवेशन के बाद उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ी थी। उसने सोचा था कि वह अपनी पिछली बेइज्जती को मिटा सकता है, यश को पैरों तले रौंद सकता है और अपनी शान वापस पा सकता है, लेकिन किसने सोचा था कि उसे इससे भी बड़ी बेइज्जती मिलेगी? यह नतीजा बहुत बुरा था। उसे यह कुछ हद तक मंजूर नहीं था। यश को कार्तिक के डर की कोई परवाह नहीं थी। उसने धीरे से अपना हाथ का ब्लेड वापस खींचा और बेपरवाही से कहा, कार्तिक, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, कोई भी यश को पीछे छोड़ देगा, चाहे वह जीनियस हो या कोई आम मार्शल आर्टिस्ट, वह जिंदगी भर सिर्फ मेरी पीठ देख सकता है और फिर कभी मुझसे आगे नहीं निकल सकता। भले ही तुम लगभग 10 स्टार एप्टीट्यूड जीनियस हो, तुम इस किस्मत को नहीं तोड़ सकते। उसके शब्द पढ़ने के बाद यश ने कार्तिक को पीठ के बल छोड़ दिया और धीरे धीरे एरिना से चला गया। क्योंकि यश और अमीश पहले भी एक दूसरे से लड़ चुके थे, ईशानी, पवनवीर और टॉप 10 में शामिल दूसरे लोगों ने उस पर ध्यान दिया था। मैं कार्तिक के बारे में थोड़ा जानता हूँ। वह ब्लैक फेदर पीक का नया जीनियस है, जिसके पास स्वॉर्ड इंटेंट की 30% मास्टरी है, लगभग 10 स्टार एप्टीट्यूड है और उसकी कल्टीवेशन गहन क्षेत्र के 9वें लेवल तक पहुंच गई है। उसकी पूरी ताकत एक आम मूल सागर क्षेत्र के बराबर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ताकत वाला कोई इस यश से एक ही चाल में हार जाएगा। ऐसा लगता है कि यह आदमी सीधा साधा नहीं है। कोई हैरानी नहीं कि उसने टीम के लिए अमीश से मुकाबला करने की हिम्मत की। ईशानी की खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर उसने पवनवीर को देखा और मुस्कुराई, पवनवीर, यह आदमी तुम्हारे कंपटीशन ग्रुप में है। ऐसा लगता है कि चौथे सबसे मजबूत होने की तुम्हारी जगह कुछ खतरे में है। खतरा? हे, तुम उसे बहुत ज्यादा समझते हो। पवनवीर ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई और नफरत से कहा, हालांकि इस बच्चे का अटैक बहुत ज्यादा जबरदस्त और पावरफुल है, लेकिन अटैक कितना भी पावरफुल क्यों न हो, जब तक दुश्मन पर न लगे, बेकार है। इस बच्चे की अटैक स्पीड बहुत धीमी है। मैं उसे 100 बार अटैक करने दूं और हो सकता है कि वह मेरे कपड़ों का एक कोना भी न छुए। ईशानी मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। हालांकि पवनवीर की बातें थोड़ी घमंडी थीं, लेकिन यह बात तो पक्की थी कि उसे घमंडी होने का हक था। उसका विंड क्षेत्र बहुत ऊंचे लेवल पर कल्टीवेट किया गया था, साथ ही उसकी अनप्रेडिक्टेबल और मायावी मूवमेंट मार्शल स्किल भी। यहाँ तक कि वह, जो टॉप 10 में दूसरी सबसे मजबूत थी, उसे भी उससे निपटना मुश्किल और सिरदर्द वाला लगेगा। ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर धत तेरे की पृथ्वीपंख शिखर प्रमुख का चेहरा बहुत उदास था। क्या यह सच में किस्मत थी कि कार्तिक का सामना यश से बिल्कुल शुरुआत में ही हो गया? बिल्कुल नहीं। यह सब जानबूझकर अर्थपंख शिखर प्रमुख ने किया था, जो चाहते थे कि कार्तिक यश को कड़ी सबक सिखाए और फिर वह इस मौके का इस्तेमाल अपने पुराने दुश्मन स्वर्ग पंख शिखर हेड को बेइज्जत करने के लिए कर सके। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेइज्जती शुरू होने से पहले ही यश उसे थप्पड़ मार देगा। यह एहसास बहुत ज्यादा दम घोंटने वाला था, जिससे वह गुस्से में आ गया, लेकिन साथ ही उसे थोड़ी राहत भी मिली। खुशकिस्मती से वह थोड़ा धीरे बोला, नहीं तो अब तक उसका चेहरा सूज गया होता। स्वर्ग पंख शिखर हेड अपने पुराने दुश्मन की छोटी छोटी चालें जानता था,
लेकिन वह पहले वाले की परवाह करने में बहुत आलसी था और बस एक हल्की सी हंसी निकाल दी। लेकिन यह हल्की सी हंसी अर्थपंख शिखर प्रमुख की संबित के कानों में बहुत तेज लगी और उसने हल्के से कहा, स्वर्ग पंख शिखर हेड, इतनी जल्दी घमंड मत करो। इस बच्चे का कंपटीशन ग्रुप एक डेथ ग्रुप है। अभी उसका परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा क्यों न हो, एक बार जब उसका सामना पवनवीर से होगा तो वह हार जाएगा। स्वर्ग पंख शिखर हेड थोड़ा मुस्कुराया, वह की संबित से बहस करने में बहुत आलसी था। अभी कुछ भी कहना बेकार था, असली नतीजा तो बाद में लड़ने के बाद ही पता चलेगा। अपनी सीट पर लौटकर यश चुपचाप बैठ गया। कंपटीशन के अगले राउंड का इंतजार कर रहा था। 1 घंटा जल्दी बीत गया। इस दौरान यश ने 7 या 8 लड़ाइयां भी लड़ी। उसने अपनी तलवार भी नहीं निकाली, न ही उसने मार्शल स्किल्स का इस्तेमाल किया। कुछ हल्के फुल्के मुक्के ही उसके विरोधियों को हराने के लिए काफी थे। अपनी अभी की ताकत के साथ ये आम इनर सेक्ट शिष्य उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। टॉप 10 में से भी सिर्फ टॉप 5 शिष्य से ही उससे लड़ने के लिए क्वालिफाई कर पाए। जल्द ही ग्रुप कंपटीशन अपने फाइनल स्टेज में पहुंच गया। यश ने बिना किसी हैरानी के सीडेड प्लेयर्स को चैलेंज करने के लिए नेचुरली क्वालिफाई कर लिया। हालांकि लाबिया के रिजल्ट उम्मीद से बहुत खराब थे। आखिरी अहम मुकाबले में वह दिव्य जेड पर्वत शिखर के एक इनर सेक्ट शिष्य से हार गई, कम ताकत की वजह से नहीं बल्कि बुरी किस्मत की वजह से। एक ऐसे अपोनेंट से भिड़ गई जिसने उसे काउंटर किया। मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच ताकत और कमजोरियों में फर्क करते समय कल्टीवेशन का लेवल ही अकेला क्राइटेरिया नहीं है। मार्शल स्किल्स, कॉम्बैट टेक्निक, कॉम्बैट अवेयरनेस और युआन पावर एट्रीब्यूट्स जैसे दूसरे फैक्टर्स भी हैं। दिव्य जेड पर्वत शिखर शिष्य जिसने लाबिया से लड़ाई की, वह हर तरह से उसके जैसा ही था, यहाँ तक कि लाबिया से थोड़ा कमजोर भी था। लेकिन लाबिया फिर भी हार गई क्योंकि उसके युवा पावर एट्रीब्यूट को काउंटर किया गया था। लाबिया ने वाटर एलिमेंट कल्टीवेशन टेक्निक कल्टीवेट की, जबकि उसके अपोनेंट ने अर्थ एलिमेंट कल्टीवेशन टेक्निक कल्टीवेट की। धरती पानी को हरा देती है, यह आम बात है। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट ऐसे मार्शल आर्टिस्ट से मिलता है जिसका युवा पावर एट्रीब्यूट उसके अपने एट्रीब्यूट को हरा देता है, तो यह अच्छा है अगर वे अपनी पूरी ताकत का 70 से 80% भी लगा सकें। हालांकि लाबिया अकेली थी जिसकी किस्मत खराब थी। विवंश और समीर ने अच्छे रिजल्ट हासिल किए। उनमें से हर एक ने आगे बढ़ने और सीडेड प्लेयर्स को चैलेंज करने के लिए क्वालिफाई किया, और उनकी किस्मत भी बहुत अच्छी थी। वे डेथ ग्रुप में नहीं थे और उनके अपोनेंट टॉप 10 लिस्ट में 10वें और 9वें नंबर पर थे। समीर की ताकत थोड़ी कमजोर थी और सीडेड प्लेयर को चैलेंज करने में उसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ 40-50%। जहां तक विवंश की बात है, उसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा था। उसके पास सीडेड प्लेयर को हराने और उसकी जगह नए टॉप 10 एक्सपर्ट्स में से एक बनने का बहुत अच्छा मौका था। कंपटीशन शुरू। सभी शिष्य सर जल्दी से स्टेज पर चढ़ो, एक जेड गेट डीकन जोर से चिल्लाया। वूश वूश वूश। जैसे ही उसके शब्द निकले, जेड गेट शिष्य सर जो 10 बड़े कंपटीशन ग्रुप में सीडेड प्लेयर्स को चैलेंज करने के लिए क्वालिफाई कर चुके थे, सभी स्टेज पर चढ़ गए। बच्चे, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। शुरू से अब तक तुमने 15 मैच खेले हैं और एक भी नहीं हारा। यह रिकॉर्ड लगातार 15 जीत का है, लेकिन बदकिस्मती से तुम मुझसे मिल गए। तुम्हारी किस्मत और जीतने का सिलसिला यहीं खत्म हो सकता है। जैसे ही पवनवीर एरिना में आया, उसने नाक फुलाकर यश से बात की। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता। मुझे लगता है कि मेरी जीतने का सिलसिला और किस्मत बनी रहेगी। यश को पवनवीर के नफरत भरे रवैये से गुस्सा नहीं आया, उसके चेहरे पर अभी भी एक हल्की सी मुस्कान थी।
टॉप 10 लिस्ट में टॉप 5 में से हर एक में ऐसी बातें थीं जिनसे यश सावधान हो गया था। वेंकट की तेज स्वॉर्ड स्किल ने उसे सावधान कर दिया। ईशानी के आइस एंड स्नो कॉन्सेप्ट और पुराने आइस क्लैन ब्लडलाइन ने उसे और भी सावधान कर दिया। जहां तक अमीश की बात है तो उसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि वह दिखने में सीधा सादा लगता था, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो पाएगा कि यह इंसान डरावना था, जैसे कोई गहरी खाई हो। लेकिन सिर्फ पवनवीर ही थी जिससे वह सबसे कम सावधान था। पवनवीर में कौन सी काबिलियत है? क्या वह सिर्फ अपने बहुत ज्यादा डेवलप्ड विंड क्षेत्र और शानदार मूवमेंट मार्शल स्किल पर भरोसा नहीं कर रहा है ताकि विरोधी उसे मार न सकें, फिर अपनी हथेली में उनके साथ खेल सके? इस तरह का शानदार मूवमेंट और बहुत ज्यादा स्पीड दूसरों को सच में मुश्किल और बहुत परेशान करने वाला महसूस कराती है, लेकिन बदकिस्मती से यश को सबसे कम डर उस विरोधी से लगता है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो। तुम्हारा टोन काफी घमंडी है। मुझे देखने दो कि तुममें इतना घमंडी होने की काबिलियत है या नहीं। यश के बेपरवाह रवैये से पवनवीर को थोड़ा गुस्सा आया, जो अचानक धीरे से चिल्लाया, ऊश। लोगों के कानों में ये शब्द मुश्किल से पड़े थे कि पवनवीर ने अपनी चाल चली। वह आगे बढ़ा, ऐसा लगा जैसे उसने जगह की दूरी को नजरअंदाज किया हो और सीधे यश के सामने आकर उसकी छाती पर हथेली से वार किया। जैसा कि टॉप 10 लिस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद एक मास्टर से उम्मीद थी, वह सच में बहुत जबरदस्त है। यह एक ही मूव कई गहन क्षेत्र 9th लेवल मार्शल आर्टिस्ट को रिएक्ट करने से रोकने के लिए काफी है, जिससे वह उन्हें एक ही हथेली के वार से आसानी से हरा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से यश से निपटने के लिए यह काफी नहीं है। पवनवीर के अटैक की राह देखकर यश हल्का सा मुस्कुराया और अपने हाथ को ब्लेड बना लिया। क्रिएशन युवा पावर कैओस की चमक से चमकती हुई उसकी हथेली पर जम गई और फिर उसने लापरवाही से अपनी हथेली से वार किया। पवनवीर की हथेली से जोरदार टक्कर हुई। धमाका! एक दबी हुई आवाज के साथ पवनवीर 3 कदम पीछे हट गया, जबकि यश वहीं रहा। साफ है, यह बातचीत यश के आगे बढ़ने के साथ खत्म हुई। पवनवीर, तुम्हारी स्पीड बस इतनी ही है। यश ने धीरे से अपना हाथ ब्लेड वापस लिया और बेपरवाही से कहा, फिर भी अपनी असली काबिलियत दिखाओ, नहीं तो यह लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। थोड़ा दिलचस्प। कोई हैरानी नहीं कि तुम इतने घमंडी हो। अपनी जगह पर स्थिर होकर पवनवीर की आंखों में नफरत आखिरकार कुछ कम हो गई। पिछली बातचीत से वह पहले से ही जानता था कि यश से निपटना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। यह सोचकर पवनवीर धीरे से चिल्लाया, चूंकि तुम मेरी असली स्पीड देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें देखने दूंगा। गेल आर्ट। एक धीमी आवाज के साथ पवनवीर के शरीर से अचानक एक तेज नीली रोशनी निकली। घूमती नीली रोशनी के नीचे पवनवीर की स्पीड तुरंत कई गुना बढ़ गई। एक ही कदम के साथ वह तुरंत यश के सिर के ऊपर दिखाई दिया, 2 उंगलियों को मिलाकर एक तलवार उंगली बना ली। गेल स्वॉर्ड फिंगर। तलवार उंगली लगातार बहुत तेज स्पीड से शून्य क्षेत्र में पॉइंट्स बना रही थी। यह साफ साफ देखना नामुमकिन था कि उसने कितनी बार अपनी उंगलियां हिलाईं, यह 100 बार या 1000 बार भी हो सकता था। हर उंगली के इशारे के साथ बहुत तेज नीली रोशनी की एक लकीर, जो तेज उतार चढ़ाव से भरी थी, अचानक उसकी उंगली के सिरे से निकली। अभी भी काफी तेज नहीं है। इस बहुत तेज और हिंसक हमले का सामना करते हुए यश के चेहरे पर अभी भी एक शांत मुस्कान थी, जिससे यह साफ नहीं हो रहा था कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था या नेचुरली शांत और बेफिक्र था। अचानक एक हल्की चीख सुनाई दी और यश ने अभी भी अपने हाथ को ब्लेड की तरह इस्तेमाल किया, शून्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए। बैंग!
बैंग बैंग। एक पल में यश ने कम से कम कई 100 हैंड ब्लेड चलाए। हर हैंड ब्लेड ने सीटी बजाती नीली रोशनी की लकीरों पर सटीक वार किया और उनकी हिंसक ताकत ने उन्हें सीधे चकनाचूर कर दिया। जल्द ही नीली रोशनी की लकीरों से भरा आसमान पूरी तरह से ढह गया और गायब हो गया। और तो और यह सब कुछ नहीं था। जब यश ने अपना आखिरी हैंड ब्लेड चलाया तो उसने न सिर्फ नीली रोशनी की लकीरों को चकनाचूर कर दिया, बल्कि उसमें बची हुई ताकत भी थी। उसकी हथेली से एक केस लाइट ब्लेड निकला। केस लाइट की एक चमक के साथ यह शैडो के सामने विंड से टकराया। मेरे लिए तोड़ो। उसकी हथेली, जो नीली रोशनी से भरी हुई थी, टकराई और केस लाइट ब्लेड बुझ गया। हालांकि उसे चोट नहीं आई, लेकिन पवनवीर उस केस लाइट ब्लेड में मौजूद जबरदस्त ताकत से 5 या 6 मीटर पीछे हट गया। क्विकनेस इंटेंशन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बच्चे क्विकनेस इंटेंशन को समझ जाओगे। अपनी बॉडी को स्थिर करते हुए पवनवीर ने यश को कुछ हैरानी से देखा। एक आम गहन क्षेत्र 7th लेवल मार्शल आर्टिस्ट नहीं, यहाँ तक कि एक गहन क्षेत्र 9th लेवल पीक मार्शल आर्टिस्ट भी अभी यश की जबरदस्त अटैक स्पीड नहीं पा सकेगा। एकमात्र संभावना मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट की मदद से है।